डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज टॉप 1000 सीरीज में साइंस का पार्ट 3 आ रहा है। ठीक है, इससे पहले फिजिक्स के 2 वीडियोस आ चुके हैं। अब से हम जो ये वीडियो आएंगे ये केमिस्ट्री के आएंगे। अब इसमें हम केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, ये 69 जो बीपीएससी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंस बहुत बड़ा रोल उसमें उसका है और वो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन उससे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसका ऑप्शन सही है सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जिसे पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। इस तरीके से यह पूरी तरीके जो नाभिक का होता है वह गुण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है डी, आइसोटोप यानी समस्थानिक। एक ही तत्व, वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो इन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। किसी तत्व में के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होना का कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनके द्रव्यमान की मतलब उनके द्रव्यमान संख्या की जो स्थिति है वह बदल जाती है। यह स्थिति वहाँ पर शुरू होती है। ठीक है, इस तरीके से जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यहाँ पर आता है, आइसोटोप एक कहेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार बदलती रहती है। आइसोबार या संभारिक क्या होता है? इसमें समान परमाणु भार या जो द्रव्यमान संख्या होती है वह समान होती है लेकिन जो परमाणु क्रमांक के परमाणु होते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यह इनको हम संभारिक कहते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहते हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, इसमें से सही ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पानी में चीनी का घुलना, यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपने पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें वाष्पन द्वारा चीनी को वापस से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर जल का वाष्प में बदलना, यह भी एक भौतिक प्रक्रिया है। क्यों? फिर उसके बाद इसको हम वापस से परावर्तन द्वारा जल से हम वाष्प से वापस जल बना सकते हैं। और हम फिर देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? वे होती है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है वह अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो स्थिति हो चुकी है वहाँ पे वह वापस नहीं आ सकता है। जैसे अब हम देखें सब्जियाँ, अगर हम सब्जियों को पका लें तो वह मुलायम हो जाती हैं, तो अगर वापस हम ऐसा ना हो कि सब्जियाँ पकाना बंद कर दें तो वह वापस नॉर्मल स्थिति में नहीं आती। तो यह जो प्रक्रिया है वह रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संक्षारण के उदाहरण क्या हैं? तो इसमें ऑप्शन डी, ये तीनों जो उदाहरण है वह संक्षारण के। संक्षारण क्या होता है? वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु पर स्नेह उनका जो क्षय होना, मतलब उनका क्षय होना को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना यानी कि लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और सिल्वर पे काले रंग की परत बनना, यह सब संक्षारण में ही आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है,
भूपट्टी पर द्रव्यमान रूप में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है कितनी? 46.8%। फिर सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13 और आयरन 5%, कैल्शियम 3.65 और कार्बन 0.6%। इस तरीके से भूपट्टी पे जितनी प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं वह इसी तरीके से तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो इसका सही ऑप्शन है हीरा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, यानी ये क्रिस्टलीय रूप से ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। यह एक मूल तत्व है। रेत क्या होती है? रेत मुख्यतः सिलिकॉन व ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बन व ऑक्सीजन का बना होता है। और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। लेकिन जो हीरा होता है वह सिर्फ कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, तो यह इसकी खनिजीय बनावट बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम जो दी गई विकल्प है उनमें से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। क्रियाशीलता के आधार पर हम दिए हुए में देखें तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और आयरन। इस तरीके से यह जो धातुएं हैं इनकी क्रियाशीलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती यानी कि पर्ल के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। ठीक है, एरागोनाइट और कंचोलियन। मोती में 8.5% कैल्शियम कार्बोनेट यानी जैसे एरागोनाइट, 2.4% जल तथा 0.10% कारोचियन पाया जाता है। कारोचियन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका एक प्रमुख इसमें एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का एक मुख्य अवयव है मोती का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किससे? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है जिप्सम से। किससे बना है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है COSO4 हाफ H2O, ये जिप्सम का बना होता है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इसके साथ साथ मूर्तियों के साँचे बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। पीओपी का, जैसे आप देखते हो कई जगह हमारे यहाँ कई बार घरों में पीओपी का काम किया जाता है। और फॉल सीलिंग, इसमें जो घर बनाने के भी बहुत सारे जो कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों में भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार ये तीनों ही इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और सूची 2 को इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें हमें बताना है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसका सबसे देखते हैं ऑप्शन, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, तो इसका क्या है? चांदी। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका ऑप्शन इसमें से आएगा 3। सबसे अधिक लचीली व पीट कर बढ़ाई जाने वाली वस्तु कौन सी आएगी? तो इसमें आएगा स्वर्ण, 1 2। ठीक है, और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? तो शीशा। ठीक है, तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक आएगा चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है, चांदी जो होती है वह ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होती है। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होती है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं स्वतंत्र रूप से जो शुद्ध सोना होता है वह बहुत मुलायम होता है। और धातु का इसमें यह गुण है कि जिसे आसानी से इसे पीट कर पतली से पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और शीशा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, तांबा। तांबा तत्व मुक्त रूप और संयुक्त रूप दोनों में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु में किया जाता है। ठीक है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज, स्टील यह सब होती हैं मिश्र धातु। ठीक है, यह सब मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं की जो रचना होती है, इनमें कार्बन जैसे कुछ तत्व भी पाए जाते हैं। मिश्र धातु उन धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे वह मिलकर बनी होती है। ठीक है,
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरीके से चलती है। पीतल, तांबे का और जिंक की मिश्र धातु है कांसा, और टिन, तांबा इस प्रकार की है। ठीक है, हम देखते हैं कि स्टेनिंग सिल्वर इस प्रकार की भी में तांबे, और यह तांबे और चांदी की मिश्र धातु है। इस तरीके से हम देखने को मिलता है। कांसा या एलॉय जिसे कहते हैं वह तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, जिसमें तांबा 88% और 12% हमें यहाँ पर टिन देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, मतलब बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन है ए, बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब उसमें आर्द्रता की उपस्थिति होती है, और जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें जुड़ जाती है, जिसके कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है किसमें? हम देखेंगे कार्बन की अधिकतम हमें मात्रा देखने को मिलती है, तो इसका ऑप्शन सही है ए, ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा में एपिट आयरन में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% होती है। अन्य विकल्पों में अगर हम पिटवा लोहा में देखेंगे तो 0.04 से 0.08, स्टील में 1.5 और मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% होती है। कोयले को कार्बनिक खनिजों में कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिग्नाइट होता है जहाँ पे 25 से 35% तक हमें देखने को मिलता है मात्रा। फिर सब बिटुमिनस होता है जहाँ पे 35 से 45% पे हमें कार्बन देखने को मिलता है। बिटुमिनस होता है यहाँ पे 45 से 85%, और एंथ्रेसाइट यह 85% से अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्बन की मात्रा लोहे में इस तरीके से पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है, मतलब शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। इसको सीधे गर्म करने पर यह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में और प्रभावशाली शीतलक के रूप में किया जाता है। मतलब कोल्ड स्टोरेज में हम इसका प्रयोग हमें देखते हैं कि हमें कई बार इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जा सकता है इसको, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी वह पानी होता है इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन सही है सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है तो उसे हम कहते हैं भारी पानी। भारी पानी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वह DTO होता है, जैसे कि जल का H2O होता है, यहाँ पे DTO होता है, और भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है वह DT होता है। ठीक है, DTO यानी कि भारी जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व पानी की अपेक्षा 1.1 और हिमांक साधारण जल से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिएक्टर में हम देखते हैं कि हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, तो ये मंदक और शीतलक दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शीतलक और मंदक दोनों तरीके से इसका हमें यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्कंदन द्वारा। ठीक है, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी यानी कि एलम को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन के द्वारा होता है, और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर फिर स्वच्छ जल प्राप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है सी, हीलियम। आवर्त सारणी जो होती है उसमें उसके 18 समूह में 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। यह सभी समान ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे कि प्लैटिनम एवं गोल्ड
के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस से या हम कहेंगे नोबेल गैस से कहा जाता है। ठीक है। और वायुमंडल में आयतन के हिसाब से जब देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उसके बाद उसके बाद हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। ठीक है। आयतन की दृष्टि से आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% इस स्थिति में यहाँ पर पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच एक मूल्यांकांक दर्शाता है, किसके बारे में दर्शाता है पीएच? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है। किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक है। पीएच एक का जो मान है वह एक संख्या होती है जिसमें पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करते हैं। इसमें 0 से 14 के मध्य मान होता है। जिस विलयन का जो मतलब जो लिक्विड होता है उसका मान पीएच का 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होते हैं और जिनका 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होती है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को अगर हम हाइड्रोजन आयनों के साथ उसको की गतिविधि के रूप में सह लघुगणक के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है। तो पानी का पीएच मान क्या है? पानी का पीएच मान 7 है, तो इसे उदासीन विलयन भी कहा जा सकता है। ठीक है। पानी को हम उदासीन विलयन कहते हैं। एक विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय होता है। ठीक है। और क्षारीय मतलब कि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है और वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर दे वह अम्लीय होता है, तो यहाँ पे 7 से कम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पीएच मान के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे जो नीला थोथा का आएगा कॉपर सल्फेट यानी कि 4। ठीक है। फिर हम देखते हैं एप्सम सॉल्ट का आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी, उसका आएगा एप्सम सॉल्ट का आएगा मैग्नीशियम सल्फेट। नीला सोडा का कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 1। कास्टिक सोडा का आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2। ठीक है। तो यह इनके नाम है, ये इस तरीके से इनका नाम दिया हुआ है या ये एक सामान्य नाम है और इसके आधार पे इनके कई प्रकार के जो रासायनिक नाम है वह ये दिए हुए हैं। जैसे नीला सोडा का कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे हम खाने के सोडा को भी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा होता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सलाइड कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका तो मैंने अभी आपको बताया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। इस तरीके से होता है। ठीक है। इस तरीके से हम ये इनके जितने भी नाम बताए गए हैं ये सब इनके रासायनिक नाम है और वह जो दूसरे नाम बताए हैं वह एक तरीके से जो सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाने वाले नाम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है ए। सोडियम फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थाइसल्फेट हाइपोक्स का उपचायक के रूप में यह कार्य करता है। सोडियम सल्फोसेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है और इसके साथ साथ यह एंटीक्लोर के रूप में कार्य करता है। एंटीक्लोर वह तत्व होते हैं जहाँ पे क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में जो होता है जिसका सबसे अधिक प्रयोग करने का जो रसायन होता है उसे हम सोडियम थाइसल्फेट कहेंगे और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में किया जाता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपके वीडियोस के मतलब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।